गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आज हम जो है वो दो डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स लेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो यूजुअली बन जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अब हम न्यू टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको नोमेनक्लेचर का जो है वो पूरा जो है वो सीरीज़ आपको बता दी थी कि कैसे जो है वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बनता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, जिसको EAN जो है वो हम इसके डेजिग्नेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सिडविक एक साइंटिस्ट हुए SIDGWIC। तो आपको कई बार वो पूछते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी किसने दी। इसको सिडविक थ्योरी भी बोलते हैं या इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी बोलते हैं। तो ये आपको जो है वो किसने दिया। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था सिडविक ने। पहले आप ये ध्यान रखें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब देखो, आपने नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कर लिया, तो अगला अटेम्प्ट ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि उसकी जो है वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी थी कि उसकी उसमें जो है वो लिगेंड जो है मेटल के साथ जो है किस तरीके का बॉन्ड बनाते हैं। अब वो बॉन्ड आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा या उसमें मिक्स्ड जो है वो करैक्टर होंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई। सबसे पहले थ्योरी थी बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आपने ये 12th में पढ़ी हुई है बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। उसके बाद जो है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक की थ्योरी जो है वो आई थी और उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फिर उसके बाद CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। तो इस तरीके से ये थ्योरीज थी बॉन्डिंग की। तो ये बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का जो है वो एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज की डेट में जो है वो ये आउटडेटेड हो चुका है EAN। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिडविक ने 1927 में एक्सटेंड की थी लुईस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग को इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है, लुईस क्या बोलता था ये भी हम देख लेते हैं। लुईस ने ये बोला था, जब आपने केमिकल बॉन्ड चैप्टर पढ़ा था तो उसने ये बोला था, जब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्यों कोई एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ल्यूइस ने ये बोला कि जो एटम होते हैं वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, इस वजह से जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हमने ऑक्टेट रूल बोल दिया। ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट अपने चारों ओर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखना चाहता है। इसी को हमने क्या बोल दिया, ऑक्टेट रूल बोल दिया। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये थी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है जो जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते थे किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में। जैसे SF6 हो गया, तो सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इस सल्फर में 6 बॉन्ड की वजह से जो 12 इलेक्ट्रॉन है। PCl5 है, तो इसमें फास्फोरस के चारों ओर 5 बॉन्ड है, तो फास्फोरस के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। IF5 है, फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास आयोडीन के चारों ओर। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई अगर कोई एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो इनमें जो है वो आपके पास जो है वो 6 बॉन्ड बने, तो आपके पास जो है वो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है 12 आ गए, इसमें 10 आ गए, इसमें 10 आ गए, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सिडविक ने इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जो लुईस का कॉन्सेप्ट था ऑक्टेट रूल वाला। तो इसने ये बोला कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता है मोस्टली, या आयन होता है जो आपने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जिसको आप 8 के रूप में भी लिख रहे थे। जैसे आयरन है तो उसको आप फेरेट भी बोल रहे थे, समटाइम उसको आयरन भी लिख रहे थे। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द लिगेंड्स टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये लिगेंड से क्या एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तब तक एक्सेप्ट करता है जब तक ये सेंट्रल मेटल जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव ना कर ले। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन होती है। सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कंपाउंड बिकम स्टेबल। ठीक है, तो EN में देखो क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपको बोलता है कि ये EN किसका निकाला जाता है, तो इट इज ऑलवेज ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन का निकाला जाता है, जो सेंटर में स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको वो बोलेगा यू हैव टू कैलकुलेट द EAN ऑफ मेटल। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और आपको क्या बोलेगा कि EAN निकालो। या दूसरा वो बोलता है कि क्या ये कंपाउंड जो है वो EN रूल को फॉलो कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि इज दिस कंपाउंड इज फॉलोइंग द EN रूल, तो आप कैसे पता बताओगे। तो EN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू या तो 18 होता है, या तो 36 आता है, या तो 54 आता है, या 86 आता है। देन द कॉम्प्लेक्स विल फॉलो EN रूल। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का, अगर वो 18 आए, 36 आए, 54 आए, 86 आए, तो इस तरीके से अगर वो आ रहा है, मतलब 18 किसका होता है, आर्गन का होता है ना। इस तरीके से जो है वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है ना, जितनी भी आपके पास जो है वो नोबल गैसेज होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास जो है वो लिगेंड को मिला के अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 18, 36, 54
86 जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो EN रूल को फॉलो करता है। अगर इससे अलावा जैसे मान लो 35 आया या 53 आया, 57 आया, तो वो EN रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये नियॉन, आर्गॉन है ना, आर्गॉन से ही मैंने लिया है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है ना, जीनॉन, रेडॉन है ना, तो ये जो है वो आपके पास इनके जो है एटॉमिक नंबर, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन वो पूछेगा कि कैलकुलेट, या तो EN डायरेक्ट बोलेगा या कॉम्प्लेक्स विल फॉलो EN रूल और नॉट। तो EN रूल कब फॉलो करेगा, जब टोटल इलेक्ट्रॉन इनके बराबर कोई भी एक आ जाए तो वो EN रूल को फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन ये कि हाउ टू कैलकुलेट द EAN ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसके लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर जो है वो याद रखने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने पढ़ाया था कि आप एटॉमिक नंबर जो है और पीरियोडिक टेबल जो है वो उसमें ट्रांजिशन मेटल्स का खासकर जो है वो कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आपको एटॉमिक नंबर जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके का मैंने आपको टेबल बोला था याद रखने को, शक्ति, विक्रम, फिक्कू, निकू, जिंक। ठीक है, यदि जहीर नहीं मिले तो रुद्र राहुल का पैड अगर कर चढ़ाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें। तो ये 39 से शुरू होता है, 39। ठीक है, 18 का जोड़ कर देना, 21 और 18 39 में आपने 18 और जोड़ देने तो आपको 57 यहाँ लेंथेनम मिलेगा। तो लेंथेनम से ल्यूटीशियम 71 ये F ब्लॉक में जाएंगे, फिर हॉफनियम आएगा तो इधर 72। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हो आगे तो आप 32 की एडिशन कर लेना, जो इनका एटॉमिक नंबर होगा उसकी 32 की एडिशन कर लेगा। पर पहले लिखना तो आनी चाहिए आपको, हफ्ता, बसीम, रे, उस्मान, इधर पलट आता हूँ। तो ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम का 78, प्लेडियम का 46 और निकल का 28 है ना, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। मोलिब्डेनम भी समटाइम पूछा जाता है 42। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनकी बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा। गोल्ड का आपको पता होना चाहिए 79, सिल्वर का आपको पता होना चाहिए कितना होता है 47 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एटॉमिक नंबर जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले याद रख लो, उनमें 18 जोड़ दो और अगले वाली सीरीज के लिए 32 जोड़ दो और पहले आप ये लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको एटॉमिक नंबर जो है वो EN रूल निकालने के लिए चाहिए 3 सीरीज में से, वो किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेटल की निकालनी, कैसे निकालनी है वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। ठीक है, तो EN निकालने के लिए जो है वो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला आपने याद कर लिया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो मोनोडेंटेट लिगेंड जैसे जुड़ा होगा, कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो आपको पता है कि बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 डोनर एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेट है ईन, तो NH2 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अच्छा, अगर मोनोडेंटेट एक से ज्यादा जुड़े हों, एक डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, अगर एक मोनोडेंटेट 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 4 मोनोडेंटेट कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 3 मोनोडेंटेट कितने देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 मोनोडेंटेट कितने लेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। इस तरीके से अगर एक बाइडेंटेट है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बाइडेंटेट लिगेंड है 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरीके से ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि EN कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है K4FeCN6 पोटाशियम जो है वो फेरोसाइनाइड आपके पास जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको मैं बोलता है कैलकुलेट द EN रूल और कैलकुलेट द EN ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मतलब वो सेंट्रल मेटल एटम का पूछ रहा है, तो इसमें सेंट्रल मेटल है आयरन, तो आयरन का आपको EN फाउंड आउट करना है। अगर ये EN इसके इनमें से किसी एक नंबर के बराबर आता है, या तो 18 या 36 है या 54 या 86 है, तो EN रूल को फॉलो करता होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले तो उसको डिसोशिएट करो जी, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, क्योंकि 4K जुड़े हो तो 4K पॉजिटिव इधर को निकल जाएगा और 4 नेगेटिव इसके ऊपर आएगा। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। आयरन की X साइनाइड की होती है -1 इंटू 6, -6 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -6 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना -4, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो मैं यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, Z की वैल्यू 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई मेटल की -2, और लीगेंड कितने जुड़े हुए साइनाइड 6। तो ये मोनोडेंटेट है सारे के सारे, ये आपको पता होना चाहिए CN नेगेटिव साइनाइडो। तो एक लीगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 कितने देंगे 12। तो 26 - 2 24 + 12 36। तो अगर ये नंबर जो है वो 18, 36, 54, 86 आता है, इनमें से कोई भी है 36, तो EN रूल इज फॉलोड।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। याद रखें निकल का 28, प्लेडियम का 46, प्लेटिनम का 78 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये तो याद होना चाहिए आपको, वो गिवन नहीं देगा, ठीक है ना, आपको जो है वो एग्जाम में पूछना है कि भाई इसका जो है वो क्या एटॉमिक नंबर होता है, जी दिया नहीं है, ठीक है, वो याद होना चाहिए आपको। PTNH3 5Cl3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यहाँ आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 3 पॉजिटिव दिया है। तो यहाँ इसको x माने, अमोनिया की 0 होती है +0, एक Cl लगा हुआ है -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +4, ठीक है, -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा +4। तो प्लेटिनम पे चार्ज कितना आ गया +4। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। तो कितने लिगेंड है, ये 5 मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, 5 और 1 6 तो इंटू 2, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 12, 78 माइनस 4 74 प्लस 12 86, तो ये 86 के बराबर आ गया। तो ये इनमें से कोई एक नंबर मैंने बोला था कि होना चाहिए, तो 86 भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन EN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई बताओ ये EN रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। CuCN4 3 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x साइनाइड -1 -4 इज इक्वल टू -3, यहाँ से +1 आई ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर का होता है 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये समझ सोचना कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो जी यहाँ जोड़ दो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस होती है, 29 - 1 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 4 × 2 8, तो कितना आ गया 28 + 8 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो इट फॉलोज EN रूल, ठीक है। तो ये EN रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर आता है FeCO5। तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कार्बोनाइल टाइप होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 0 हो जाती है तो आपके पास जो है वो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आए, तो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, तो वहाँ कुछ नहीं ऐड होगा। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गिवन बाय द लिगेंड, 5 × 2 10, 26 और 10 36, तो इट फॉलोज EN रूल, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। CrCO6 ये भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, तो मैक्सिमम जो EN रूल होता है ना वो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है वो यूज किया गया था, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करके ये इसको फॉलो करता है तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो क्रोमियम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 0 है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 6 लिगेंड है, 6 × 2 12 × 36 कितना आ गया, ये 36 आ गया। NiCO4 तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है इसमें 0 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो 4 जो है वो आपके पास जो है वो लिगेंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 कितने देंगे 8 देंगे, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। उसके बाद है मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम जो है वो CO6 होता है आपके पास, तो मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास 42, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं होगा आपको, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। मॉलिब्डेनम का 42, EN कितना होता है इसका 42, क्योंकि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा ध्यान रखना जब कार्बोनिल प्योरली प्रेजेंट होगा तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो मॉलिब्डेनम MO जो है वो आपके पास कितना होता है, आपके पास जो है वो 42, तो 42 मैंने यहाँ लिख दिया, 6 लिगेंड है तो 6 × 2 कितना आ गया 12, तो 42 + 12 कितना हो गया 54। तो आपके पास जो है वो प्लेडियम है नेक्स्ट, ठीक है। तो प्लेडियम NH3 6 और आपके पास कितना है 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो EN जो है वो इसमें कैसे निकालोगे आप, प्लेडियम का होता है 46 माइनस 46 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X आपको माना प्लेडियम का, अमोनिया का तो 0 होता है तो +0 और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया +4, है ना, क्योंकि ऊपर चार्ज कितना है +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी +4 ही आ गई। तो 46 इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने माइनस की, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, 6 × 2 12, तो 42 + 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 54 आ गया, ठीक है। तो 54 भी फॉलो करता है, ठीक है, EN रूल को, क्योंकि ये 3 मैजिक नंबर आपको याद रखने हैं, 18 36 54 86, है ना, 4 जितने भी हैं, ठीक है, 18 36 54 86 जो है वो ये सारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर है। उसके बाद है PtCl6 2 नेगेटिव, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जी, x - 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, ये 2 नेगेटिव है, -2 x इज इक्वल टू -2 + 6 पर जाके प्लस हो जाएगा 4 आ गई। तो प्लेटिनम का 78 - 4 कितना आ गया 74, 6 लिगेंड है, 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो कितना आ गया 86, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फॉलो करते हों, ठीक है। तो वही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ऐसे भी बड़े कॉम्प्लेक्सेस थे जो EN रूल को फॉलो नहीं करते बट स्टेबल है, ठीक है। हम देखते हैं जरा, AgNH3 प्लस, है ना, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी X, ठीक है, +0 इज इक्वल टू +1, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। एटॉमिक नंबर होता है इसका 47 - 1, 2 लिगेंड लगे हुए हैं आपके पास अमोनिया, ठीक है।
तो आपके पास जो है वो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 लिगेंड कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 46 + 4 कितना आ गया 50, तो आना 54 चाहिए था। तो इट डज नॉट ओबे द EN रूल, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि EN रूल को वो फॉलो करे, आपको निकालना जैसे MnCN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी आई +2, क्योंकि ये -6 इज इक्वल टू -4 के, तो -6 जब पढ़ा जाएगा तो x की वैल्यू +2 आएगी। तो 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, -2, 6 × 2 क्या आ गया 12 आ गया, 23 + 12 35। इट डज नॉट फॉलो द EN रूल, ठीक है। तो EN रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये बड़ा रिपीट कर दिया मैंने ऊपर, जो आपको मैंने ऊपर दिया था यही एग्जाम्पल जो है वो यहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप जो है वो इसमें ठीक है करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो ऐसे मिलेंगे जिसमें जो है वो EN रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है, या कर भी रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जी EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट जो है वो उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को है जहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो होती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो बाद में डिस्कवर किए गए थे जो जिनमें EN रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन देख लें आप, लिमिटेशन में यहीं से बता देता हूँ आपको। दे आर मेनी कॉम्प्लेक्स आयंस विच आर स्टेबल बट डू नॉट फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये मैंने लास्ट में भी आपको एग्जांपल दिए। दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जब ये पूछा गया कि ठीक है ये EN रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक होगी, लेकिन इसके बाद ये पूछा गया कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसने कोई आंसर नहीं दिया कि जो है वो इसका कोई जो है वो वहाँ पे रोल आएगा। दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट दी कि आपके पास जो है वो कौन सा जो है वो बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसने बॉन्डिंग के बारे में बताया, लेकिन ऐसा इसने कोई भी जो है वो बात नहीं की कि भाई अगर आपका वो EN रूल को फॉलो कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। बस इसने स्टेबिलिटी के ऊपर इसीलिए बोला कि अगर वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बात बॉन्डिंग की करनी थी। मैग्नेटिज्म के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, पैरामैग्नेटिक में होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन भाई सर्टन मेटल एंड शो मोर देन 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब कई जगह जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आपके पास यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये वेरिएशन क्यों हो रही है सेंट्रल मेटल एटम में, तो वो उसके पास इसका भी आंसर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर मेटल जो है वो कई बार जो है वो आपके पास प्लेटिनम जो है वो 4 के साथ जुड़ रहा है, कई बार जो है वो 3 के साथ जुड़ रहा है ना, तो इस तरीके से जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो दिस इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ EN। तो आप ये प्रैक्टिस करें जरूर, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। तो आपको ये और आपके पास जो है वो ये बड़ी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों आप अटेम्प्ट कर लें, तो आपको जो है वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर या 4 नंबर का बन जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द EN, ठीक है, और इसकी लिमिटेशन जो है वो क्या है। यहाँ से भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ईजी सा टॉपिक है। बस फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ये बेसिक फार्मूला याद रखें, Z - ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए तभी आएगा, और एटॉमिक नंबर होगा याद होगा तभी ये आएगा। तो क्विक जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब मैं लूँगा आपका एक और जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। वो क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आपको पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है बट आर चिलेट्स, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स, ठीक है। ये भी आपको जो है वो अपनी मॉडर्न की बुक में जो है वो मिल जाएगा टॉपिक। ये है जब आप नोमेनक्लेचर आप लिख रहे थे तो नोमेनक्लेचर में ही ये जो है वो कहीं पे क्वेश्चन जो है वो आपको शायद बन जाता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पेज नंबर मैं ढूंढूं आपको बताऊं तो ये है ये वाला, ठीक है। जब आपको ये टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 132 पे, तो उसके बाद ये जब आप सीरीज में करते जाते हो तो 6वां पॉइंट आपका चिलेटिंग लिगेंड एंड चिलेट्स, इस हेडिंग के अंदर इसने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है सारा, ठीक है। सारे इसने डिस्कस किए हुए, तो आपने ये गो थ्रू होके जो है पढ़ लेने हैं। 136 पेज तक का ये, ठीक है। फिर IUPAC नेम किया हुआ डिस्कस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना वो मैंने आपको बता दिया। बट आर चिलेट्स क्या होते हैं, इसको किलेट भी बोलते हैं, इसको चिलेट भी बोलते हैं। डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स, ठीक है। अब पहली बात मैं आपको बता दूं कि चिलेट्स क्या होते हैं। जब भी चिलेट्स पड़ जाता है तो उसमें चिलेटिंग लिगेंड का रोल होता है। और चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं ये मैं आपको डेफिनेशन जो है वो आपको बता देता हूँ। ये बोलता है कि जब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम बाई 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है इट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम बाई 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली, ठीक है, इट फॉर्म्स ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मेटल चिलेट्स, ठीक है। तो वो क्या बना देता है, मेटल चिलेट्स बना देता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझाया तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो ये है पॉलीडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब ऐसा लिगेंड लेना है जिसमें 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हो तो वो पॉलीडेंटेट भी कहलाएगा, या अगर उसमें 2 डोनर एटम है तो वो बाइडेंटेट कहलाएगा, जैसे इथाइलिन डाइअमीन।
इसने कॉपर के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो एक इथाइलिन डाइमीन ऐसे लगा, एक इथाइलिन डाइमीन ऐसे लगा, तो यहाँ से इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए और इस नाइट्रोजन ने यहाँ को इलेक्ट्रॉन दिए, इस नाइट्रोजन ने यहाँ को इलेक्ट्रॉन दिए, इस नाइट्रोजन ने यहाँ को, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसके चारों ओर। यहाँ पे भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, देखो ये ऐसे बना सकता हूँ Cu, ये इथाइलिन डाइमीन का एक रेसिड्यू लगा है और ये इथाइलिन डाइमीन का एक रेसिड्यू लगा है। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं मेटल चिलेट। इसको चिलेट भी बोलते हैं, इसको किलेट भी बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो इसको बोलते हैं मेटल चिलेट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। द फॉर्मेशन जिसमें मेटल चिलेट की होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन। और जो लीगेंड इसमें लगा होता है उसको बोलते हैं किलेटिंग लीगेंड या चिलेटिंग लीगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमीन का देखो एक और कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बनाया, तो आप ये बना सकते हो एग्जाम में, जब भी आपको 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कोबाल्ट है, ईन, इथाइलिन डाइमीन के 3 रेसिड्यू लगे हो, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे। ये कोबाल्ट आपने इस तरीके से 4 की जो है वो इस तरीके से जो है वो स्क्वायर प्लेन बना लेनी है, सेंटर में कोबाल्ट को रखना है। अब आपने क्या करना है कि एक इथाइलिन डाइमीन ऐसे जोड़ देना है, NH2 लिख दो कॉर्नर पे, एक इधर NH2 लिख दो और इनको ऐसे जोड़ दो CH2 के साथ, एक ये जुड़ गया। इसको आप यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे, मैंने इसको इस साइड बनाया, बुक में हो सकता है इस साइड बनाया हो। फिर आपने इसके एक्सियल बॉन्ड बनाए, ऐसे एक्सियल बॉन्ड बना लिए, तो ये एक्सियल और इसका जो कॉर्नर होगा नियर वाई का, है ना, 90 डिग्री पे होना चाहिए। जब भी बाइडेंटेट कोऑर्डिनेट करता है तो 90 डिग्री पे कोऑर्डिनेट करता है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई NH2 एक यहाँ ले लिया और इसका NH2 एक यहाँ जोड़ दिया, 180 डिग्री पे नहीं जुड़ते, वो स्ट्रेन हो जाती है। तो NH2 यहाँ CH2 और NH2, है ना। ऐसे ही इस एक्सियल पे भी एक NH2 दे दो और इसके 90 डिग्री वाले इस पे NH2 दे दो, तो CH2 से जोड़ दो, तो इसके 3 रेसिड्यूज तरीके से जुड़ गए, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी देखो आपके पास क्या बना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, है ना। देखो ये रिंग बन गई आपके पास, ये वाली, ये तो मैंने ऐसे बनाया हो ना, ये कोई बॉन्ड नहीं है नाइट्रोजन के बीच में, ये तो एक शेप जैसी बनाई हुई है। तो ये देखो आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन गया, ठीक है। कितने मेंबर का रिंग बन गया? 5 मेंबर का रिंग बन गया। तो 5 मेंबर का रिंग जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। वैसे आपके पास ऑक्सोलेटो है, ये भी चिलेटिंग लीगेंड है। तो ऑक्सोलेटो में स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, है ना। तो इसमें ध्यान रखना डबल बॉन्ड बाहर की तरफ होता है, ये रिंग में इंक्लूड नहीं होता। रिंग में क्या बना आपका RNO, इस तरीके से ना ये रिंग बन गया। सेम वैसे ही एक ऑक्सोलेट को ऐसे जोड़ दिया, एक दूसरे ऑक्सोलेट को 90 डिग्री पे जोड़ दिया, इस एक्सियल और इस इक्वेटोरियल के साथ, इस एक्सियल और इस इक्वेटोरियल के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या बन गया? आयरन ऑक्सोलेटो कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट बना डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। मैंने कौन सा एग्जांपल लिया इसमें? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो DMG जो है वो हम इसमें लिगेंड जो है वो करेंगे CH3C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। तो ये DMG का जो है वो मैं इसमें कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। तो कैसे जो है वो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा? देखो यहाँ पे जो है वो निकल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि निकल के केस में यहाँ ऑक्सीजन से डोनेशन नहीं होती, यहाँ से भी ऑक्सीजन, क्योंकि वो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा? अगर 2 बॉन्ड इधर बना दे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर का रिंग स्टेबल नहीं होता। जनरली 5 या 6 मेंबर के रिंग जो है वो स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो निकल के लिए जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। तो ये दोनों जो है वो इस तरीके से इनको घुमा देना है आपने ऐसे ऊपर को, तो ये OH इधर चला जाएगा और ये O नेगेटिव, है ना। मैंने O नेगेटिव इधर नीचे को बनाया और OH ऊपर को बनाया। दूसरे मॉलिक्यूल का आपने जैसे NN यहाँ तक बना दिया, O नेगेटिव ऊपर को कर दे और OH, मतलब O नेगेटिव के सामने OH आना चाहिए और OH के सामने O नेगेटिव आना चाहिए दूसरे DMG का। और नाइट्रोजन से आप 4 बॉन्ड बना दे निकल को। तो ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है और आपने ये लेबोरेटरी में भी किया है कि निकल आयन अगर आपको मैंने दिया हुआ है तो उसमें DMG रिएजेंट डालेंगे तो रेड कलर का आपके जो है वो टेस्ट ट्यूब में जो है कलर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं DMG टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो DMG होता है, इसको कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसको साथ चिलेशन कर देता है, ठीक है। चिलेशन मतलब होता है कि रिंग बन गया, देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको चिलेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो कई बार जो है वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो निकल DMG2 का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये वाला, इसमें निकल और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होंगे? तो निकल नाइट्रोजन के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वो कौन से होते हैं? इस OH और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस O नेगेटिव और इस OH के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। अब मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आऊँ कि चिलेशन क्या होती है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है, इट अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय 2 और मोर डोनर एटम, है ना। जब कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है, इट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम बाय, ये वो 2 से भी कर सकता है बाइडेंटेट, और पॉलीडेंटेट 2 से ज़्यादा भी कर सकता है साइमल्टेनियसली। इट फॉर्म्स ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मेटल चिलेट एंड सच ए लिगेंड इज नोन एज, जो मेटल चिलेट बनाता है विच फॉर्म मेटल चिलेट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, इट कैन नेवर एक्ट एज ए चिलेटिंग लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वो
चिलेटिंग लिगेंड एक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास एक ही डोनर एटम होता है, ठीक है। तो जो चिलेटिंग लिगेंड एक्ट करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए देखो, इथाइलिन डायमीन, डाइमिथाइल ग्लाइकोसोमेटो, इथाइलिन डायमीन, टेट्रास्टेटोआइन, ऑक्सलेट आयन, ग्लाइसिनेटो आयन, ये दोनों से इस तरीके से रिंग बना सकता है। फिर डाइन, ट्राइन, ये मैंने आपको बताए हुए हैं बड़े बेसिक में, AC एसिटाइल एस्टोनेटो, ठीक है। तो ये भी जो है वो ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा तो वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल दे देना। उसके बाद है बट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। तो इसमें जो है वो आपके पास आता है फर्स्ट जो है वो आपके पास आता है चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो चिलेट इफेक्ट आपको क्या बताता है, ये बोलता है कि जब निकल जो है वो अमोनिया के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, निकल अमोनिया 6,2 पॉजिटिव, तो इसमें ये यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और इसी निकल के साथ जो है वो मैंने एक बाइडेंटेट लिगेंड ले लिया EN। तो ये इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 6 अमोनिया चाहिए, लेकिन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अगर ये बाइडेंटेट है तो 3 ही ईन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ईन थ्राइस 2 पॉजिटिव इज द 2 पॉजिटिव। अब इनकी स्टेबिलिटी जो चेक की जाती है कि मान लो ये कॉम्प्लेक्स बना और ये कॉम्प्लेक्स बना, 2 कॉम्प्लेक्स बने हैं निकल के ही, बस फर्क ये है कि एक में अमोनिया है और एक इसमें इथाइलिन डायमीन है, और दोनों में इनमें डोनर एटम भी नाइट्रोजन और इथाइलिन डायमीन में भी जो 6 कोऑर्डिनेट बनाएंगे वो नाइट्रोजन एटम है। फर्क ये है कि ये बाइडेंटेट ने यहाँ चिलेशन वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया और ये दूसरा जो है वो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब ये बोलता है कि इनकी स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक लॉग बीटा वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी होती है मेटल कॉम्प्लेक्स की वो देखी जाती है लॉग बीटा वैल्यू से। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं है कि लॉग बीटा क्या होता है, लेकिन आप इस तरीके से मान लो कि जो बीटा होता है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट 8.61 आया, 8.61 आया किसमें, निकल अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में, और इथाइलिन डायमीन में ये आया 18.28। कितना आया ये 18.28। तो इस तरीके से ये बोलता है कि अगर आप जो है वो सेम मेटल आयन ले रहे हो और लिगेंड भी आपके जो है वो उसमें डोनर एटम सेम है, लेकिन एक केस में वो चिलेशन हो रही है, बाइडेंटेट जो है वो लिगेंड है तो वहाँ पे चिलेशन हो रही है, तो लॉग बीटा वैल्यू चिलेटेड मेटल में या मेटल चिलेट में बहुत ज़्यादा आती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो एनहांस स्टेबिलिटी होती है एज कंपेरिजन टू नॉन चिलेटेड से, इसी को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो इसको फिर फर्दर जो था वो सपोर्ट किया था एंट्रोपी ने कि जो है वो आपके पास जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में जो है वो ओवरऑल एंट्रोपी जो है बढ़ जाती है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, तो आपके पास जो है वो इसकी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो इस तरीके से लेके चलता है कि जी निकल 2 पॉजिटिव है ना, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो तीन जो है वो EN आएंगे तो यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 आयन की वजह से 6 वाटर मॉलिक्यूल निकले तो ओवरऑल एंट्रोपी जो होगी वो S2 - S1 है ना, तो डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस केस में डेल्टा एस 6 ये वाटर के साथ जुड़ा होगा, 6 अमोनिया, तो डेल्टा एस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है ना। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके पास अगर आप इतना भी लिखते हो कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। जो इंक्रीज स्टेबिलिटी होती है इसका उसी को चिलेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें चिलेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें चिलेशन नहीं होगी। उसके बाद ये बोलता है कि साइज ऑफ चिलेट रिंग, ठीक है, रिंग तो बन गया, लेकिन कौन सा रिंग जो है वो कितने एटम जो हैं जो रिंग में होंगे वो स्टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं, अगर जैसे मान लो जनरली क्या होता है कि जनरल में आपसे बात करूँ तो 5 मेंबर रिंग जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर आपको मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ कि सारे रिंग्स जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक 5 रिंग वाला है और 6 रिंग वाला, तो 5 रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जनरल। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि रिंग में डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया है, मतलब उस सर्कल में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपके पास जो है ये बोलता है कि वो 6 मेंबर वाला जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर वो डबल बॉन्डेड 5 मेंबर वाला स्टेबल नहीं होगा। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तब तो कौन होगा, 5 मेंबर वाला। अगर डबल बॉन्ड है तो कौन सा स्टेबल हो जाएगा, 6 मेंबर वाला जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड इन द रिंग दे ऑलवेज फॉर्म 5 मेंबर स्टेबल रिंग, है ना। तो ये देखो, ये रिंग में ये वाले आइटम आएंगे, सारे सिंगल हैं, यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा तो ये सारे आइटम रिंग में सिंगल है। अब ये मत सोचना कि सर ये पाई बॉन्ड है, ये तो बाहर की तरफ है, ठीक है। जैसे ग्लाइसिनेट आयन है, जैसे मेरा पेन चल रहा है सर्कल, तो इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये 5 मेंबर वाले रिंग बनाएंगे। अगर मान लो डबल बॉन्डेड आ गया, जैसे AC आ गया आपके पास है ना, जैसे ये हो गया तो जैसे ये रिंग बनेगा तो उसमें आ रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड, तो आपके पास जो है ये 6 मेंबर जो है वो रिंग बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से ऐसे बॉन्ड बना दो, 2 और 4 ये 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये बोलता है कि जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में जो है वो 2 ईन जुड़े हुए हैं और किसी कॉम्प्लेक्स में 3 ईन है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़्यादा रिंग किस में हुए, इसमें कम रिंग हुए, इसमें 2 ही रिंग हुए, तो लार्जर इज द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स अटैच्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी, वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं विद स्मॉलर ग्रुप्स फॉर्म
स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये बोलते हैं कि ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स जिनमें स्मॉल ग्रुप साइड ग्रुप क्या लगे हों, स्मॉल लगे हों, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, है ना। बोलने का मतलब ये हो गया कि दो चिलेटिंग लिगेंड है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो चिलेटिंग लिगेंड जो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा जिसके पास जो स्मॉलर ग्रुप्स जुड़े होंगे, ताकि वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। ऐसा ना हो कि दो चिलेटिंग लिगेंड है, एक में बड़े ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे और वो स्टेबल बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, वो स्टीरिक रीजन की वजह से आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टीरिक इफेक्ट भी इसमें होते हैं। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये आप जो है वो इसको अगर और शॉर्ट में करना चाहते हो तो आपको जब आप इसके सॉल्ड एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी है, व्हाट आर चिलेट्स, डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो 3 बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में, और ये एचपीयू के एग्जाम में भी जो है बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है कि व्हाट आर चिलेट्स, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं इसको रखूंगा कि यहाँ से आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 2 क्वेश्चन जो है वो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका चलता है वो चलती है आपकी बॉन्डिंग की थ्योरीज। ठीक है, हालांकि आपकी बुक में आइसोमेरिज्म है, लेकिन मैं आइसोमेरिज्म बड़ा टॉपिक लास्ट में लूंगा, जब मैं आपको थोड़ी सी बॉन्डिंग के बारे में बता दूंगा तब आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी वो 1892 में आई, फिर सिडविक थ्योरी EN रूल आया, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी 1930 में, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई 1950 टू 1960 में, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी आई। ये तो बड़ी हायर है, आपके सिलेबस में सिर्फ अभी इस चैप्टर में है सिडविक थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट चैप्टर में आपका पूरा फुल फ्लैश चैप्टर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। अब बॉन्डिंग की बात चली कि भाई जरा बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो पहले बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी। तो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आपको मेन 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और एक क्या होती है सेकेंडरी बैलेंसी। ठीक है, तो जो प्राइमरी बैलेंसी होती है किसी भी मेटल एटम की, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के को डिफाइन करती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखें आप कि सेंट्रल मेटल की क्या होती है, 2 तरीके की बैलेंसी होती है, एक प्राइमरी बैलेंसी और एक सेकेंडरी बैलेंसी। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो क्या डिफाइन करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो क्या डिफाइन करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। इसको आप 12th की बुक से पढ़ लेना, ये आपको ग्रेजुएशन की बुक में नहीं मिलेगा टॉपिक। तो सबसे पहले आप बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बर्नर कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर को इन कंपाउंड्स की डिस्कवरी के लिए जो है वो क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था शायद 1913-14 के करीब। ठीक है, तो ये भी आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मेन बारी आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो लीनियस पॉलिंग का कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। और बीबीटी थ्योरी जो थी ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी वही लीनियस पॉलिंग ने आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे भी ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यही साइंटिस्ट थे वो सेम, तो उन्होंने इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या किया, थोड़ा एक्सटेंड किया। तो ये बोलता है कि इसको ये कैसे एक्सप्लेन करेगी थ्योरी। ठीक है, बीबीटी जो है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो पहले आपको पहला क्वेश्चन ही ये बन जाता है कि व्हाट आर द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ बीबीटी थ्योरी। पोस्टुलेट का मतलब होता है कि वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिनके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इसने किन पॉइंट्स को जो है वो लिया अप्लाई करने से पहले, तो वो पॉइंट्स आज हम कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में, बाकी फिर अगले लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को इक्वल टू इट्स प्राइमरी बैलेंसी। ठीक है, द सेंट्रल मेटल एटम लूज रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन इक्वल टू इट्स प्राइमरी बैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे मान लो आयरन की मैं बात कर रहा हूं, तो आयरन न्यूट्रल होता है 26। ठीक है, अब मैं आयरन 2 पॉजिटिव लिख दिया तो ये आएगी इसकी प्राइमरी बैलेंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इक्वल टू इट्स चार्ज जो उसकी प्राइमरी बैलेंसी है 2 पॉजिटिव। तो आयरन 2 पॉजिटिव जो मैंने लिख दिया तो 26 इलेक्ट्रॉन में से कितने रह जाएंगे, अब 24। तो पहला पॉइंट यही है कि कोई भी सेंट्रल एटम जो है वो जितना उसके ऊपर जो है वो चार्ज होता है उसी के बराबर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये सिंपल सी बात है। और उस चार्ज को मैंने क्या बोल दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, प्राइमरी बैलेंसी बोल दिया, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेरी। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं कि प्राइमरी बैलेंसी क्या आ गई, ये बर्नर ने का ही पॉइंट था, लेकिन इसमें इसको कंसीडर किया। उसके बाद ये बोलता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये वो आयन भी हो सकता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, वो एटम भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने कार्बोनिल में देखा उसमें चार्ज नहीं होगा, और आयन्स में जो है वो आपके पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब सेंट्रल एटम जो होता है इट प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये बोलता है कि बॉन्डिंग होनी है, तो अब आपके पास जो है वो ऑर्बिटल भी क्या चाहिए, खाली चाहिए सेंट्रल मेटल एटम के पास। क्यों खाली चाहिए, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा।
खाली ऑर्बिटल में ही तो आप क्या करोगे, लिगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, इसमें ये खास बात है। तो सेंट्रल एटम जो है वो क्या करेगा, पहले एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करेगा, कितने करेगा क्वेश्चन ये है, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे मान लो आपका घर है, अब मान लो आपके पास जो है वो 4 गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो हम रेयर ही करेंगे कि एक कमरे में जो है उनको 4 को रख दें। अगर मान लो एक रूम की कैपेसिटी 2 की है, जैसे एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो अगर 4 गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनको 2 रूम जो है वो अवेलेबल करवाएंगे कि आप कंफर्टेबल जो है वो 2 जो है वो एक रूम में रहो, 2 दूसरे रूम में रहो। तो सिमिलर इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन्स कि अगर जैसे मान लो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किसी भी मेटल का फिक्स होता है, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हर एक मेटल का फिक्स होता है कि वो 4, किसी लिगेंड के साथ 4 भी है, किसी के साथ 6, तो आपको वो देख के पता चल जाता है कि जब भी आपको वो एग्जांपल देगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे ये मान लो कोई एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा हुआ NiCO4, तो मेरे को देख के पता लग रहा है कि कार्बोनिल के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ जाएगा। तो सेंट्रल एटम जो है वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल देगा, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए जब आप इसको अप्लाई करोगे। अब जैसे FeCN6 3 नेगेटिव है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो सेंट्रल एटम जो है वो प्रोवाइड करेगा 6 एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। अब 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4, तो सेंट्रल एटम हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये 4 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। खास ध्यान वहां रखें जहां पे EN वगैरह होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डबल चलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। EN हो गया तो जितना आप सोच रहे हो कि ये 1 है तो इसके मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 4 है ना, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद जो है वो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल जो प्रोवाइड करेगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल S भी हो सकते हैं, P भी हो सकते हैं, D भी हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के। तो इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि आपको पता है S की एनर्जी कुछ और होगी, P की कुछ और होगी, D की कुछ और होगी। तो मेटल क्या करता है कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये ऑर्बिटल जो है वो क्या कर जाते हैं, हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, ठीक है। तो BBT थ्योरी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पे भी केमिकल बॉन्डिंग में भी ये हाइब्रिडाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो ये बोलते थे कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या जरूरी है, हाइब्रिडाइजेशन जरूरी होती है। तो ये बोलता था कि ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल है SP, D, ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, और जिनकी शेप भी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट आ जाता है कि दीज एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम हाइब्रिडाइज टू गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नाउ डायरेक्टेड इन सम स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन द स्पेस। तो इनकी जो है वो एक डेफिनेट क्या होगी, डायरेक्शन होगी स्पेस में, ठीक है। अब जैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, या स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है इस केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है। अगर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि कितने जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अगर 4 हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो 4 ही आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ सकते हो। बस डिफरेंस ये है जो केमिकल बॉन्डिंग और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास जो है वो पार्शियली फिल्ड या फील्ड ऑर्बिटल की भी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल्स की होती है, ठीक है। अब वो एम्प्टी ऑर्बिटल D के भी हो सकते हैं, S के भी हो सकते हैं और P के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने आपको मेन डिफरेंस बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी अब इसमें वो एम्प्टी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है। अच्छा, D ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में तो इट कैन बी N-1D हो सकता है, या आउटर भी हो सकता है, ND भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप याद करो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो होती है N-1D इंटू NS। तो वो जो D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो N- अंदर वाला D भी हो सकता है, या NS, NP, ND, वो ND भी हो सकता है, या N-1D भी हो सकता है, ठीक है। वो जिसकी बात करना चाह रहे हैं, आउटर होता है ND। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर वो इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर आउटर हो रहा है तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 भी हो सकती है और d2sp3 भी हो सकती है। sp3d2 का मतलब ये हो गया कि वो आउटर D का इस्तेमाल कर रहा है, ND का इस्तेमाल कर रहा होता है, और d2sp3 का मतलब होता है कि वो आपके पास जो है वो इनर D ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास जो है वो 3D 4s कॉन्फ़िगरेशन है,
तो 4p 4d इस तरीके से होता है। अगर वो d बाहर वाला यूज हो रहा है तो वो 4s 4p 4d का यूज होता है sp3d2। अगर वो अंदर वाले का यूज हो रहा है तो वो n-1d का होता है, तो वो बनता है d2sp3। हाँ, तो वो इनर ऑर्बिटल बन जाता है। अगर वो अंदर वाला यूज हो रहा है तो इनर, और बाहर वाला हो रहा है तो आउटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिया था। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है। अगर वो एक d पहले यूज कर लिया उसने तो वो dsp2 बन जाता है, तो फिर वो स्क्वायर प्लेनर बन जाती है। ठीक है, तो ये इनर यूज हो गया d। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बाहर वाला भी यूज होगा, इनर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोलता है कि लिगेंड के पास एक मिनिमम क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो तभी बॉन्ड बनाएगा। एक लोन पेयर का तो मिनिमम होना जरूरी है। अब ये लिगेंड क्या करता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसमें ये लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको उसको अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको मैं सिग्मा बॉन्ड भी बोलता हूँ। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है कि सर ये सिग्मा बॉन्ड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, पर लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जैसे कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, साइनाइड, इथाइलिन एटसेट्रा। ये क्या करते हैं? ये मेटल के खाली डी ऑर्बिटल्स में खाली डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इनके जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी सिमेट्री जो है वो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाती है, तो वो डी इलेक्ट्रॉन से ये अपने एंटी बॉन्डिंग में ये लिगेंड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा ले लेंगे, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए इन लिगेंड्स को क्या बोला जाता है? पाई एसिड एक्सेप्टर। एक तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये ल्यूइस एसिड भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि ऐसे जनरली मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेटल क्या है, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है, तो ये ल्यूइस एसिड है। और लिगेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये ल्यूइस बेस है। लेकिन ऐसे कुछ लिगेंड्स होते हैं जो ल्यूइस एसिड भी होते हैं, तो इन लिगेंड को बोला जाता है पाई एसिड एक्सेप्टर। ये मेटल से दोबारा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, साइनाइड, ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड का काम होता है कि पहले ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे, तो वहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये मेटल से भी दोबारा क्या कर लेंगे? बैक बॉन्डिंग कर लेंगे। मेटल से ही लिगेंड ले लिया तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल क्या करता है? इस लिगेंड को डोनेट कर देता है इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बट वहाँ पे सिमेट्री होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट होगा कि इनकी सिमेट्री मैच हो जाती है, वो तभी फिर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे कैसे जो है वो इसमें होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि इस बीबीटी थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतना आप अपनी बुक से कर लें कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बीबीटी। ठीक है, तो फिर आपके लिए जो है वो थोड़ा ईजी बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको टेबल दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये बीबीटी पढ़ें और इसकी जो बेसिक एजम्पशंस हैं, ये जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं, आप इनको जो है वो रिवाइज कर लें। ठीक है, और ये भी थोड़ा देख लें कि जो मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसमें जो है वो एक लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल आएगा इस तरीके से, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे आपस में, तो वहाँ पे लिगेंड टू मेटल क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये दोनों शेयर करेंगे। तो यही बीबीटी का कॉन्सेप्ट था कि बीबीटी ने बॉन्डिंग बताई कि इसमें प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताया। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप थोड़ा सा पहले याद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।